हम बात करते हैं किसकी, नॉर्मलता की। ठीक है, यानी कि हम जो सांद्रता के पद पढ़ रहे हैं इसमें अब ये हमारा अगला पद है नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या चीज होती है, देखिए नॉर्मलता का सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं या कहा जाता है। देखो, किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर में घुलित, आयतन किस में आ रहा है, लीटर में, किस में आ गया, लीटर में। ठीक है, विलेय के ग्राम, विलेय के ग्राम, लेकिन कौन से ग्राम, ग्राम तुल्यांक की संख्या। क्या है, ग्राम तुल्यांक की संख्या। देखो अब तक तो हम बात कर रहे थे विलेय का कितना भाग है, विलेय के कितने मोल हैं, है ना, विलयन में, लेकिन अब हम बात करेंगे विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या के बारे में। ठीक है, अब क्या होती है ये ग्राम तुल्यांक की संख्या, इसको जानते हैं। देखो तो बच्चों, ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है मोल इंटू संयोजी कारक, मोल इंटू संयोजी कारक यानी कि वैलेंसी फैक्टर। कोई भी ग्राम तुल्यांकी के लिए उसके मोल को अगर हम उसके संयोजी कारक से या कि वैलेंसी फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ मोल हमें दिए हुए हैं, उस मोल को संयोजी कारक यानी कि वैलेंसी फैक्टर। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि संयोजी कारक या वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। देखो, संयोजी कारक या वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कोई भी एसिड या बेस या कोई भी हम बात करें पदार्थ की, तो वो कितने, अगर हम बात करते हैं किसकी, अम्ल की, है ना, तो अम्ल कितने H+ आयन देगा, और हम बात करें क्षार की यानी कि बेस की, तो कितने OH- आयन देगा, है ना। अगर हम बात करते हैं किसी पदार्थ की तो कितने धनायन या कितने ऋणायन देगा, जैसे NaCl, तो वह उसकी क्या कहलाती है, संयोजी कारक या वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ले लीजिए HCl। ठीक है, तो ये HCl के लिए वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि ये 1 H+ आयन देगा। क्या देगा, 1 H+ आयन। ठीक है, क्या देगा, 1 H+ आयन, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ठीक इसी तरह से बेस की, किसकी बात करेंगे, बेस यानी कि क्षार की, जैसे कि मान लीजिए NaOH है ना, और इसके लिए वैलेंसी फैक्टर देखें तो ये 1 OH- आयन देगा, तो क्या हो गया, 1। तो कितने H+ आयन देता है कोई भी अम्ल, तो वो उसकी क्या होती है, क्षारकता, है ना, और कितने OH- आयन देगा कौन, क्षार, वो उसकी क्या होगी, अम्लता, है ना। तो इस तरह से कोई भी अम्ल या क्षार कितने H+ या OH- आयन देते हैं वो उनकी क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक। या फिर हम दूसरे आयनों के लिए यूज करें इसको, या फिर और साधारण पदार्थों के लिए यूज करें, तो वहां पर हम देखेंगे कितने धनायन देता है, कितने ऋणायन देता है ना, जैसे Fe+2, जैसे आयरन Fe+2, तो इसके लिए क्या हो गया, 2 संयोजी कारक हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक को। तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना होगा कि कैसी स्ट्रक्चर है, एसिड है तो कितने H+ देगा, है ना, और बेस है यानी कि क्षार है तो कितने OH- आयन देगा, तो वह उनके होते हैं वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक। ठीक है, अब देखो ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालेंगे, कोई मोल है उसको संयोजी कारक से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब देखो तो नॉर्मलता का क्या फॉर्मूला हुआ मेरा यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर नॉर्मलता का फॉर्मूला हुआ है ग्राम तुल्यांक बटे लीटर में आयतन, यही हुआ, यानी नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक बटे लीटर में आयतन। ठीक है, ग्राम तुल्यांक का अब मान रख दिया, ग्राम तुल्यांक क्या है मेरा, ग्राम तुल्यांक मैंने रख दिया द्रव्यमान बटे में अणुभार, मोल। देखो ध्यान से देखना इसको, एक इसमें बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी, कैसे, मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में अणुभार, यानी दिया गया भार बटे में अणुभार, है ना, ये क्या है, मोल, ये मोल की मैंने यहाँ वैल्यू रख दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या है, मोल इंटू संयोजी कारक,
तो मोल इंटू संयोजी कारक, ये मोल हो गया, ये संयोजी कारक हो गए, ठीक है। तो मोल इंटू संयोजी कारक मेरा क्या बन गया है, मोल इंटू संयोजी कारक, मेरा ग्राम तुल्यांक बन गया भैया। ये ग्राम तुल्यांक मैंने यहाँ रख दिया। अब मोल का भी मुझे पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, द्रव्यमान बटे में अणुभार। अब एक चीज अगर आपको ध्यान में आ रही हो तो क्या बच्चों, कि ये जो है यानी कि द्रव्यमान बटे में अणुभार, ठीक है, क्या है, मोल, क्या है, मोल। और मोल बटे में लीटर में आयतन क्या होता है, मोलरता, क्या होती है, मोलरता। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान बटे में अणुभार क्या हो गया, मोल। तो मोल कितने मोल लीटर में आयतन में उपस्थित है, 1 लीटर आयतन में कितने मोल उपस्थित हो, क्या होती है हमारी मोलरता। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि मोलरता इंटू वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक, ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्ट मोलरता दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम उसको वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक से गुणा करके और नॉर्मलता निकाल सकते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना, यानी किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं, इनका रिलेशन हमें निकालना है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरह से हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो हमारी नॉर्मलता क्या हुई बच्चों, एक निश्चित ताप पर 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। तो 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक की संख्या है उसको कहा जाता है नॉर्मलता। और ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने का फॉर्मूला है मोल इंटू संयोजी कारक, ठीक है। और संयोजी कारक कैसे निकालेंगे, कितने H+ या कितने OH- या कोई भी धनायन या ऋणायन बनाता तो कितने धनायन दे रहा है, कितने ऋणायन बनाएगा, वही उसके वैलेंसी फैक्टर या संयोजी कारक होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये सारी बातें थी हमारी सांद्रता के पदों के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम में हमने देखा, हमने मोलरता देखी, मोललता देखी, नॉर्मलता देखी, मोल अंश जाने, ठीक है। तो ये सारे पद हमने पढ़ लिए, है ना। अब सारे पद एक के बाद अपने आप दिमाग में रिकॉल करते जाओ, आप इसको याद करते जाओ कि हमने क्या क्या पढ़ा और कैसे हमने इसको समझा, है ना। तो सबका फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट करो भाई। सब में हमने स्टार्टिंग में हमने 3 पढ़े प्रतिशत वाले, तो हमें 100 से करना है। जहां हम बात करते हैं लीटर आयतन में आ रहा है, इसका मतलब हम मोलरता की बात करेंगे। अगर हम विलायक की बात कर रहे हैं किलोग्राम में, तो मतलब हम किसकी, मोललता की बात करें, ना कि मोलरता की। और नॉर्मलता जब हमारे पास आती तो हम किसकी बात करेंगे, संयोजी फैक्टर या किसकी, संयोजी कारक या वैलेंसी फैक्टर की, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारी सांद्रता के पदों के बारे में या सांद्रता के बारे में, यानी कि हम जान सकते हैं इन सब के द्वारा कि कैसे हम कैलकुलेट करें किसको बच्चों, सांद्रता को। सांद्रता मतलब विलेय की मात्रा, किसमें, विलयन में। तो अलग अलग तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सब जगह हमारे लाइफ में यूज आती है, ये सॉल्यूशंस बनते हैं, अलग अलग तरीके के दवाइयां बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, तो वहां पर ये सारे पद जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो अब कितना आपने मुझसे समझा और कितना जाना, ये तो आप खुद ही एनालाइज कर दीजिए इन प्रश्नों के द्वारा, यानी खुद आप प्रश्न देखिए और इनको सॉल्व कीजिए मेरे साथ में, तो आपको बहुत मजा आएगा इनको पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले है मोलरता को व्यक्त करते हैं। मोलरता को हमने किस में व्यक्त किया, याद करो थोड़ा सा। मोलरता मतलब यानी कि विलेय के मोल, किसमें, आयतन में, लीटर में। 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि ग्राम पर लीटर में था क्या, नहीं, ग्राम पर लीटर में तो हमने क्या पढ़ा था, अब 100 तो है नहीं, यानी कि यहाँ पर प्रतिशत की बात तो हो नहीं रही, अब बात हो रही है मोलरता की। तो मोलरता में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मोलरता में हमने क्या, ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर पर मोल या मोल पर 1000 ग्राम। हमने क्या पढ़ा, विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर आयतन में, यानी कि मोल किसमें, आयतन में, तो मोल पर लीटर, आयतन किसमें, लीटर में, तो मोल पर लीटर। तो मेरा आंसर क्या हुआ है, मोल की संख्या लीटर में, यही मेरी क्या है, मोलरता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है यदि 5.85 ग्राम NaCl के
90 ग्राम जल में घोला गया तो NaCl विलय का मोल प्रभाज क्या होगा। ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घोला गया है तो NaCl का मोल प्रभाज क्या होगा। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम इसका रखेंगे फॉर्मूला, यानी कि इसका सूत्र। मोल प्रभाज मतलब क्या है, मोल अंश। ठीक है, तो मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल अंश जो भी है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, अवयव के या जो भी हम विलय रख रहे हैं, जिसका भी हम ज्ञात कर रहे हैं, अवयव के मोलों की संख्या है ना, यानी नंबर ऑफ मोल बटे में विलयन के कुल मोल, ये लिख सकते हैं, विलयन के कुल मोल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर मुझे किसके लिए निकालना है, NaCl के लिए। किसके लिए निकालना है, NaCl के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले NaCl, सबसे पहले किसके लिए, NaCl के लिए। NaCl के लिए सबसे पहले अणुभार निकालेंगे, कितना है, Na का कितना होता है 23 प्लस Cl कितना है 35.5, कितना हो जाएगा मेरे यहाँ पर, ये हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो N बराबर क्या हो गया, G, वैल्यू कितनी है G की, G कितना दिया हुआ मुझे यहाँ पर 5.85 ग्राम, क्या हुआ 5.85 अपॉन में क्या हो गया, अणुभार कितना आया 58.5। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद में ये किसके लिए, NaCl। दूसरा वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पर दूसरा क्या है, जल, वाटर, H2O के लिए M की वैल्यू कितनी है मेरी 2 + 16, यानी कि कितना हुआ टोटल 18। तो N बराबर नंबर ऑफ मोल कितने हुए बच्चों, इसके नंबर ऑफ मोल मेरे क्या हुए, कितने ग्राम है 90 ग्राम, कितना दिया हुआ है 90, अणुभार कितना आया 18। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इसमें रख दूंगी, रख देते हैं। चलिए, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दे, पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है, ये कट हो जाएगा आराम से, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 दैट इज 5। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, देखो क्या हो गया, अवयव के मोल है ना, यानी कि अब हम इसको निकालेंगे इस तरह से। देखिए कमांड किसके लिए निकाल रहे हैं, NaCl के लिए, NaCl के लिए। ठीक है, तो NaCl के मान कितना है, मोलों की संख्या कितनी आ रही है मेरी 0.1 अपॉन विलयन के कुल मोल। अब विलयन के कुल मोल में किस किस के आएंगे, NaCl के मोल और वाटर के मोल दोनों के आएंगे, क्योंकि विलय प्लस विलायक दोनों को मिलके विलयन बन रहा है। तो विलय के मोल कितने हैं 0.1, विलायक के कितने हैं 5, तो कितना हो गया 0.1 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके मोलों की संख्या है। अब मैं जब इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0196। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा इसका पूरा उत्तर, नंबर डी, यानी कि द। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, NaCl का मोल अंश या मोल प्रभाज कितना है, इतना मोल प्रभाज या मोल अंश इस विलयन में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न ये है कि 0.066 मोल NaCl की 100 ml विलयन में हमें मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है हमारा बच्चों, M बराबर हमारा क्या है, यहाँ पर है विलय के मोल बटे में विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये है हमारा विलय का मोल बटे में विलयन का लीटर में आयतन, हमारी मोलरता। अब मोल निकालने के हमें फॉर्मूला पता, लेकिन हमें यहाँ पर मोल ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसका मतलब हमें मोल नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास में NaCl के लिए हमें मोलरता निकालनी है, तो M बराबर यहाँ पर NaCl की मोल कितना है 0.006, ये दे रखा है भैया। ठीक है, अब यहाँ पर विलयन कितना दे रखा है, विलयन का लीटर में आयतन दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100, लेकिन ये किस में है, मिलीलीटर में। अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। क्या कर दूंगी, 1000 से भाग
ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको जब मैं पूरे को सॉल्व करूंगी, यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, 3 0 आ जाएगी, ठीक है, 1 2 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, हमारे पास में आएगा 0.06। ये हमारी मोलरता निकलेगी m की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.06 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया उत्तर इसके लिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला हमारा प्रश्न है कि 0.3 m फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। अब देखो m की वैल्यू हमें दी हुई है, m की वैल्यू मतलब मोलरता हमें दी हुई है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मलता n बराबर m इंटू वैलेंसी फैक्टर, यही था। अब जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड की, है ना, H3PO3 की, किसकी बात हो रही है, H3PO3। तो H3PO3 के लिए यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी क्षारकता, क्या आ जाएगी, क्षारकता, अम्ल है। तो हम इसका लिखेंगे n बराबर मोलरता इंटू m दी हुई ना, मोलरता इंटू क्षारकता, ठीक है। अब मोलरता कितनी दी हुई है, मोलरता दी हुई 0.3 इंटू, अब क्षारकता कितनी है, देखो इसकी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कितने H+ आयन देगा, वही उसकी क्या है, क्षारकता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन O के साथ में फॉस्फोरस, देन डबल बॉन्ड, देन OH एंड देन H, ये इसकी स्ट्रक्चर है H3PO3। अब ये क्या करेगा बच्चों, जो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वही ये देगा, यानी H+ जो देगा, ये कितने देगा, यहाँ पर 2 H+ आयन देगा, कितने देगा, 2, यानी 0.2 into 2 that is 0.6। the answer will be here, आंसर कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर द में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो गई फॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू क्षारकता या अम्लता या जो भी वैलेंसी फैक्टर है, जो भी संयोजी कारक है, ठीक है, उसको हमने वैल्यू रखा। अब हमारे पास मोलरता, नंबर ऑफ मोल्स का ऑलरेडी मोलरता दी हुई है, हमारा नॉर्मलता का सूत्र क्या था, यही था, है ना। तो अब हम इजीली हमने इसका आंसर बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला हमारा प्रश्न बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधिकतम अणुओं की संख्या है। अधिकतम अणुओं की संख्या से तात्पर्य क्या हुआ, अधिकतम अणुओं की संख्या से हुआ नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि किसके लिए ज्यादा हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। CO2 के 25 ग्राम में, C2H5OH के 46 में, या H2O के 36 में, इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले CO2 के लिए n बराबर G/m, G कितना दिया हुआ है यहाँ पे भाई, 25 दिया हुआ है, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, हमारा अणुभार ज्ञात कर लीजिए। देखो कार्बन का कितना हुआ, 12, ऑक्सीजन का कितना हुआ, 32, 32 + 12 कितना हुआ यहाँ पे 12 प्लस, यहाँ लिख देती हूँ 12 प्लस कितना हुआ, 32, कितना हो गया, ये हो गया मेरे यहाँ पे 3 एंड देन 4, 34, ठीक है। तो ये हुआ 25/34। तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू कम आएगी। इसके लिए इनकी वैल्यू देखो, ये कितना है मेरे पास में 46 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, कार्बन कितना है 12 × 2 यानी 24, 24, ठीक है। 24 प्लस, देखो यहाँ पे इस तरह से लिख देती हूँ, ध्यान रहेगा आपको, 24 प्लस यहाँ पे 5 प्लस कितना है ऑक्सीजन के लिए, इसको 6 कर देते हैं क्योंकि हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हुआ 16, है ना, 16। तो कितना हो गया यहाँ पे हो गया मेरे पास में 30 एंड देन 46, ये तो ऑलरेडी 1 दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसके लिए निकालते हैं n बराबर, इसके लिए 36 अपॉन H2O का कितना होता है 18, जो हमें पता है कितना होता है 2, है ना, 18 दूना 36, N2 यहाँ पे N2O2 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे N2 के कितना हुआ है 2, यानी कि 14, तो 14 × 2 प्लस 16 × 2, है ना, तो कितना हुआ 8 एंड 28 प्लस 32, कितना हो गया, ये हो गया है मेरा 0 एंड देन 60, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे मेरा
54/60। ठीक है, अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे इसके लिए वैल्यू 2 आ रही, ये 34 बहुत ज्यादा है, तो ये मतलब मेरा 0 पॉइंट समथिंग कुछ में आएगा, है ना। यहाँ पर भी 60 की वैल्यू दे दीजिए, 0 पॉइंट समथिंग, तो सबसे ज्यादा मेरी किसके लिए आ रही है, ये आ रही है H2O के 36 ग्राम में। तो N अधिकतम अणुओं की संख्या मेरी कहाँ है, H2O के 36 ग्राम में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी सांद्रता और उसके पदों के बारे में। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने समझा और जाना होगा मेरे साथ में बच्चों। ये थे हमारे सांद्रता के पद। तो एंजॉय द डे एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद बच्चों।